नमस्कार मित्रों, नरेश आईएएस अकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आईएएस मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन क्वेश्चन पेपर 2 पर हम कार्य कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिलेबस के अनुसार संवैधानिक पद और संवैधानिक अधिकारी और इनसे जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के मुद्दे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछले वर्षों में लगातार यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देन समझने का प्रयास करते हैं इस टॉपिक को किस तरीके से कवर किया जाए जिससे पिछले वर्षों में पूछे गए सभी क्वेश्चंस के जवाब दिए जा सकें और आगे जब भी यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो वो हमारी रेंज में होना चाहिए। तो मेरा प्रयास यही है कि टॉपिक्स को जितने तरीके से एनालाइज किया जाए उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस के लिए आंसर राइटिंग सेशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देन संवैधानिक पद कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स, सिलेबस में ये शब्द जोड़ा गया है और इसी के अनुरूप क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। देखिए, संवैधानिक पद में कुछ अधिकारियों को हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट, आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा राष्ट्रपति के बारे में, लेकिन एक न्यू अप्रोच हमें और क्या क्या पढ़ना चाहिए जिससे मेंस में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको कवर किया जा सके। राष्ट्रपति, लोकसभा के स्पीकर, राज्य विधानसभा के स्पीकर, ये सभी संवैधानिक पद हैं। इसके बाद कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और देन महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का उपराष्ट्रपति। इस प्रकार के कई टॉपिक इसमें शामिल किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप इस तरीके से क्लासिफाइड कर लेंगे, एक एक एस्पेक्ट को आप समझिए। राष्ट्रपति के बारे में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन काफ़ी अधिक है, वो आपने तैयार की होगी। तो राष्ट्रपति के बारे में 3 से 4 एस्पेक्ट में आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आपको इस टॉपिक को और कैसे कवर करना है। पहला तो ये कि भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, तो संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति का स्थान सुनिश्चित कीजिए, यानी संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति का स्थान क्या है, तो आपको इसका आंसर तय करना है। और डिटेलिंग के लिए आप हमारे दूसरे वीडियोज़ को सुन सकते हैं। तो एक क्वेश्चन कभी यहाँ से आ सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति के संबंध में जो 42वां संविधान संशोधन किया इंदिरा गांधी जी की सरकार ने 1976 में, 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में, 1978 में मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे उनकी सरकार ने। तो इन संशोधनों के बाद राष्ट्रपति की पोजीशन में किस प्रकार का बदलाव आया है, इसको अच्छे खासे तरीके से आपको लगभग 200 शब्दों में इसको तैयार करना है, क्योंकि जो राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति थी वो और इन संशोधनों के बाद जो वैधानिक स्थिति है उसमें थोड़ा सा बदलाव आया है, और बदलाव क्या है आपको लिखना है। तो देन किस तरीके से आप इसको तैयार करेंगे। तीसरा, राष्ट्रपति की जो संवैधानिक शक्तियां हैं उसको लेकर के आपको कुछ एक इंफॉर्मेशन एडिशनल यहाँ पर चाहिए। राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रथम नागरिक हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं और सबसे बड़ा संवैधानिक पद भारत में यही है। तो राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्ति है, राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्ति जुडिशियल पावर है, उसको आपने पढ़ लिया होगा। अनुच्छेद 72 के तहत, 72 के तहत राष्ट्रपति अपनी न्यायिक शक्ति में किस प्रकार से विभिन्न टूल्स का प्रयोग करते हैं। आपको इसमें यह पढ़ना है कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति और सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा में कोई विरोध का संबंध है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति को किस केस के अधीन न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत लिया है। तो मारूराम बनाम भारत संघ केस 1980 को आपको यहाँ पर कोट करना होगा। दूसरा, आपको ये पढ़ना है कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति को लेकर कई बार विवाद रहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जब फाइनलाइज कर दिया किसी व्यक्ति की फांसी की सजा को, तो उसके बाद वह व्यक्ति अपनी मर्सी पिटीशन दया याचिका राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या राष्ट्रपति को उस व्यक्ति को क्षमादान दे देना चाहिए, या फिर क्षमादान नहीं तो उसकी जो मृत्युदंड मिला है उसकी सजा को कुछ कम कर देना चाहिए। तो इस संबंध में न्यायिक और कार्यकारी विधान क्या है, जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन क्या है, तो यहां पर आपको
केहर सिंह केस को पढ़ना है 1989 को। तो केहर सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार की गाइडलाइंस दी हैं कि राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्ति है वह स्वतंत्र शक्ति नहीं है, उस पर न्यायिक और कार्यकारी दोनों प्रकार की सीमाएं लगाई गई हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति को इस संदर्भ में आप तैयार करके रखेंगे, कभी भी यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल, तो राष्ट्रीय आपातकाल भारत में किस आधार पर लगाया जाता है? तो संविधान में जो 3 आधार लिखे हुए थे, युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, अब उनमें से आंतरिक अशांति को हटा दिया गया है, सेना के सशस्त्र विद्रोह को शामिल किया गया है। तो आपको यह पढ़ना है कि संविधान में राष्ट्रीय आपात लगाने के जो आधार निश्चित किए गए थे उनमें किन परिस्थितियों में बदलाव किए गए, यानी आंतरिक अशांति शब्द को क्यों हटाया गया, वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिन्होंने संविधान में बदलाव के लिए सरकार को बाउंड किया। और दूसरा आपको इसमें यह पढ़ना है, क्या राष्ट्रपति एक साथ तीनों आधारों पर, एक साथ भारत में तीनों आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो उस स्थिति में भारत पर होने वाले व्यापक प्रभावों की समीक्षा आपको करनी चाहिए। तो राष्ट्रीय आपातकाल को आप इस तरीके से पढ़ करके जाएंगे। और दूसरा आपको पढ़ना है कि राष्ट्रीय आपातकाल मूल अधिकारों के सामने एक सक्षम चुनौती प्रस्तुत करता है। सही बात है, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल में ज्यादातर मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं और अनुच्छेद 20 और 21 के मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ये सबसे विवादास्पद है। तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के आधार कौन कौन से हैं और इस संबंध में विभिन्न प्रकार के विवाद क्या हैं, यानी राज्यपाल की भूमिका को संदेहास्पद क्यों माना जाता है, यानी राज्यपाल क्या वास्तव में संवैधानिक आधार पर राष्ट्रपति को सिफारिश करता है या फिर केंद्र सरकार के इशारे पर ऐसा किया जाता है। तो राजनीतिक दल जिसकी केंद्र में सरकार है और विपक्षी कोई पार्टी जिसकी राज्य में सरकार है, इन दोनों के बीच में ज्यादातर इस संबंध को देखा गया है। तो पिछले 70 साल में ऐसा हुआ है। तो देन इस टॉपिक को भी आपको अच्छे से कवर करना होगा कि राज्यपाल जो राज्य में संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं कि उनकी भूमिका को कैसे इसमें सही तरीके से लागू किया जाए और राज्यपाल के पद की गरिमा को बचाया जाए, क्योंकि राज्यपाल भी संवैधानिक पद है। हम अलग से राज्यपाल को भी यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 360 के तहत जो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, तो भारत में वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी लागू नहीं किया गया है। तो वित्तीय आपातकाल लगाए जाने के आधार क्या हैं? संविधान में आधार नहीं लिखे गए। संविधान में सिर्फ ये बताया गया है कि भारत की वित्तीय शाख अगर कमजोर होती है तो वित्तीय शाख का अर्थ क्या है। देन यूपीएससी आपसे कभी पूछ सकता है कि भारत में वित्तीय आपातकाल लगाए जाने के आधार क्या हो सकते हैं। तो आपको तय करना है कि वित्तीय शाख कब कमजोर मानी जाएगी। क्या भारत पर विदेशी ऋण हमारी जीडीपी के 70% से ऊपर चला जाएगा, उस स्थिति में वित्तीय शाख कमजोर होगी हमारी, या फिर हमारी इकोनॉमी हमारे देश की नीड को पूरा नहीं कर पा रही है, हम इंपोर्ट पर ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, हमारा राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि भारत में वित्तीय आपातकाल की परिस्थितियों को निर्धारित करने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम हाल ही में उठाए, और अगर वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है तो इसके किस प्रकार के प्रभाव भारतीय राजनीति पर, प्रशासनिक व्यवस्था पर हो सकते हैं। उन दूरगामी प्रभावों को भी आपको स्टडी करना है। मुख्यतः अगर इसमें हम सैलरी काटते हैं अधिकारियों की लंबे समय तक, तो इसकी प्रतिक्रिया अधिकारियों की तरफ से, जनता की तरफ से किस प्रकार की आ सकती है। तो क्या भारत में गृह युद्ध हो सकता है, इसको लेकर के सिविल वॉर की पोजीशन एक पैदा हो सकती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की इन शक्तियों को लेकर इस तरीके से पढ़ना, और राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत। तो अध्यादेश क्यों जारी करना चाहिए, संविधान में जो लिखा हुआ है, लेकिन संविधान के इतर बियॉन्ड अगर हम देखते हैं तो जितने भी अध्यादेश जारी किए गए उसमें से 90% राजनीतिक आधार पर जारी किए गए हैं। तो अध्यादेश को जारी करना, इसको संवैधानिक व्यवस्था, संसदीय प्रणाली के अगेंस्ट क्यों माना जाता है। कोई भी रूलिंग पार्टी अध्यादेश के माध्यम से संसद की गरिमा को कमजोर क्यों करना चाहती है। तो बहुत सारे जवाब हैं, इनको आपको तैयार करना है। इस तरीके से आप राष्ट्रपति वाले टॉपिक को कवर करेंगे, तभी मेंस में आपकी पोजीशन साउंड होगी। लोकसभा स्पीकर और राज्य विधानसभा का स्पीकर, दोनों जगह स्पीकर का पद है। स्पीकर का पद विवादास्पद रहा है पिछले 10 सालों में, और इसका मुख्य कारण यह है कि जो हमने दल बदल निरोधक कानून बनाया है, उस दल बदल निरोधक कानून के तहत किसी भी विधायक और सांसद के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी स्पीकर की है। तो लोकसभा के कोई सांसद हैं, तो अगर उन्होंने दल बदल किया है तो उसको बर्खास्त करने
या उसके खिलाफ कार्रवाई करने का जो अधिकार है लोकसभा के स्पीकर को दिया गया है। राज्य के मामले में राज्य विधानसभा के स्पीकर को यह स्थिति प्रदान की गई है। लेकिन भारत में स्पीकर ने जो निर्णय लिए, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे विधानसभा में हो, वे सभी निर्णय ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन किए गए। सुप्रीम कोर्ट में उन केसेस को खींच कर लाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें लिए गए डिसीजंस की प्रक्रिया को लेकर के सवाल उठा दिए। यानी लोकसभा स्पीकर का पद जो संवैधानिक पद है वह सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के द्वारा लिए गए डिसीजन को ही क्वेश्चन मार्क कर दिया। तो आपको ये पढ़ना है कि क्या स्पीकर ने वास्तव में राजनीतिक आधार पर निर्णय लिया, क्योंकि आप जानते हैं कि जो स्पीकर बनता है वह किसी रूलिंग पार्टी का होता है। फॉर एग्जाम्पल, लोकसभा में जो स्पीकर होता है वह हमेशा केंद्र सरकार की पार्टी का होता है। केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी का एक व्यक्ति स्पीकर बनेगा। स्पीकर बनने के बाद वह राजनीतिक पार्टी को त्यागता नहीं है, छोड़ता नहीं है, लेकिन राजनीतिक पार्टी की गतिविधियों में शामिल नहीं होता है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि जब वो स्पीकर के साथ साथ राजनीतिक पार्टी का मेंबर बना हुआ है तो राजनीतिक पार्टी के खिलाफ कभी भी कार्य नहीं कर सकता है। तो निश्चित रूप से स्पीकर की जो भूमिका है वह पारदर्शी यहाँ पर नहीं रह जाती है। तो स्पीकर के पद को ज्यादा प्रभावशाली कैसे बनाया जाए, तो इसका एक रास्ता निकाला गया है कि भारत में एक बार स्पीकर को नियुक्त कर दिया जाए रिटायरमेंट की एज तक, 60 या 65 साल की उम्र तक। जैसे कि लोकसभा में महासचिव को नियुक्त किया जाता है या राज्यसभा में महासचिव को नियुक्त किया जाता है। तो अगर हमने एक बार स्पीकर बना दिया तो वह अब राजनीतिक पार्टी से प्रभावित होगा ही नहीं और वह निष्पक्ष निर्णय ले लेगा और फिर स्पीकर के द्वारा लिए गए निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट में खींचने की आवश्यकता नहीं होगी। तो स्पीकर के रिगार्डिंग इन चीजों को आपको पढ़ना होगा। नियंत्रक मालिका परीक्षक, इसके बारे में 2-3 एस्पेक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं। एक तो ये नियंत्रक मालिका परीक्षक को जिस प्रकार से नियुक्त किया जाता है और हटाया जाता है, तो क्या उसकी नियुक्ति प्रक्रिया और हटाने की प्रक्रिया नियंत्रक मालिका परीक्षक को वास्तव में स्वतंत्रता प्रदान करती है। तो आप जानते हैं कि नियंत्रक मालिका परीक्षक को यूनियन गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो जब केंद्र सरकार उसको नियुक्त करती है और वह भारत में पब्लिक फंड का कस्टोडियन गार्जियन माना जाता है, तो आपको ये समझना है कि अगर केंद्र सरकार किसी अधिकारी को नियंत्रक मालिका परीक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजती है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि उस अधिकारी के मन में उस केंद्र सरकार के प्रति थोड़ी बहुत सिंपैथी रहेगी, क्योंकि नियंत्रक मालिका परीक्षक बनने के बाद उसे केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के द्वारा जो सार्वजनिक व्यय किया जाता है उसकी जांच करनी है। तो क्या वह वास्तव में निष्पक्ष जांच कर सकता है? जिस सरकार ने मुझे नियुक्त कराया है तो क्या मैं उस सरकार के खिलाफ ही जांच कर पाऊंगा? तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमें नियंत्रक मालिका परीक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया को बदल देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? जिस तरीके से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का चुनाव होता है, एक कमेटी बनाई जाती है, उसमें प्रधानमंत्री होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं, अन्य मंत्री होते हैं और कुछ आउटर मेंबर होते हैं। तो उसके कारण नियंत्रक मालिका परीक्षक की निष्पक्षता मेंटेन रह पाएगी। और दूसरा ये कि नियंत्रक मालिका परीक्षक को केंद्र सरकार अपॉइंट कराती है और फिर केंद्र सरकार द्वारा जो खर्च किया जाता है उसकी जांच करने के लिए कहती है। तो क्या पॉसिबल है कि जिस अधिकारी को हमने नियुक्त कराया वो हमारे द्वारा किए गए व्यय की सही जांच करेगा? क्या हमारे करप्शन को, हमारे घोटालों को उजागर करेगा? तो डेफिनेटली इसको माना जाता है कि ये ओवरस्टेपिंग है, यानी नियंत्रक मालिका परीक्षक की नियुक्ति करना सरकार अपने ही कार्य क्षेत्र का अतिक्रमण कराती है। तो इस मामले को आपको अच्छे से पढ़ना है, गंभीरता से जांचना है। फिर है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AGI। राज्य में इसके समकक्ष होता है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। महान्यायवादी के बारे में एक एस्पेक्ट ये है, यह केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, लेकिन इसको प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति होती है। तो जो महान्यायवादी केंद्र सरकार को सलाह दे रहा है और वो अपनी निजी प्रैक्टिस भी जारी रख रहा है, तो क्या इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन देखा गया है? और दूसरा ये, केंद्र सरकार को महान्यायवादी इतनी सलाह देता है, उसके बावजूद केंद्र सरकार के खिलाफ कितने मुकदमे केंद्र और राज्य के अधीन और विभिन्न प्रकार के न्यायालयों में चल रहे हैं। तो केंद्र सरकार को सलाह देने वाले महान्यायवादी की भूमिका उतनी प्रभावशाली नहीं रह गई है। सरकार ने ऐसे बहुत सारे कानून बनाए जिनको आगे जाकर के सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया। तो अगर महान्यायवादी ने उनमें सही लीगल एडवाइस नहीं दी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी संवैधानिकता को कमजोर माना, तो निश्चित रूप से महान्यायवादी पर सवाल उठता है। तो भारत में महान्यायवादी का पद एक संवैधानिक पद है। इसकी गरिमा को कैसे मेंटेन किया जाए? तो सबसे पहले तो जब तक वह महान्यायवादी है उसे प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, सरकार को उसके वेतन भत्ते सुविधाओं को बढ़ा देना चाहिए। और दूसरा, महान्यायवादी केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है।
तो देन ये ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाती है स्थिति। यानी मान्यवादी निश्चित रूप से सरकार को वही सलाह देगा जैसी सरकार की मंशा है। इसलिए सरकार के बहुत सारे कार्य आगे जाकर के केंद्र सरकार के वो काफी सारे कार्य सुप्रीम कोर्ट की नजर में कमजोर साबित हो जाते हैं। इससे मान्यवादी और केंद्र सरकार दोनों की इंसल्ट होती है। तो क्या मान्यवादी की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव होना चाहिए? निश्चित रूप से। यानी मान्यवादी के पद को भी आप स्वतंत्रता दीजिए, इंडिपेंडेंट कर दीजिए यूनियन गवर्नमेंट से। एक कमेटीज बना दो, उसमें प्रधानमंत्री हो, विपक्ष का नेता और अन्य मंत्री शामिल हो और बाहर के कुछ व्यक्ति शामिल हो, जिससे मान्यवादी सही तथ्यों के आधार पर केंद्र सरकार को सलाह दे सके और संवैधानिक मामलों का उल्लंघन नहीं हो। तो भारत में बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हुए इन पदाधिकारियों से संबंधित यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इनकी प्रभावशाली भूमिका को लेकर के जिस तरीके के विवाद भारत में पैदा हो रहे हैं, निश्चित रूप से वो इन पदों की गरिमा के खिलाफ जाता है। तो हमें इनके सम्मान को, इनके पद की गरिमा को मेंटेन करना है। इस तरीके से आप इन टॉपिक्स को तैयार करेंगे। ठीक है, थैंक यू।